नमस्ते। वेलकम टू द हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे आस्थमा के बारे में। इस महीने 6 मई को हम वर्ल्ड आस्थमा डे बनाया गया। इसका थीम ये है कि सबको इनहेल्ड मेडिसिन पहुंचाना है। तो जब आस्थमा के बारे में बात करते हैं मन में बहुत सारी वहम होता है, ये आस्थमा है, एलर्जी है, या ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। काफ़ी लोग डरता है, सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्मा भी है आस्थमा को लेके या इनहेलर्स को लेके। तो ये वीडियो के दौरान मैं ये बोलना चाहता हूँ, आस्थमा होने का रीज़न बड़ी सिंपल है। आपको या कोई जेनेटिक बीमारी है, या आपका फोर फादर्स या ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर किसी को है, वो डिफेक्टिव जीन आपको आया और उस वजह से आपको जिस चीज़ से आपको बॉडी रिएक्ट नहीं करना चाहिए उससे भी आपका बॉडी रिएक्ट करता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? काशी, बलगम आता है, छाती में टाइटनेस आता है, काफ़ी बार सांस लेने में सीटी जैसा आवाज़ आता है। दूसरी बात, अगर हमें जेनेटिक कंपोनेंट नहीं है फिर भी हमें आस्थमा जैसे सिम्टम्स हो रहा है, क्यों? अगर बचपन में हमें कोई निमोनिया हुआ जिस वजह से लंग जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ, तो वो भी आस्थमा का सिम्टम्स की तरफ आता है। और कुछ और बीमारी होता है, जैसा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, या काफ़ी बार माइन में जो काम करते हैं, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। कुछ लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हो, कॉटन का जो धुआं है वो अंदर जाता है, वो आस्थमा जैसे बिहेव करता है। इसको हम ऑक्यूपेशनल आस्थमा बोलते हैं। इनका इलाज बड़ी सिंपल है, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उससे दूर रहिए, उससे आपको आराम मिल जाएगा। और काफ़ी वहम ये होता है आस्थमा के लेके, आस्थमा बड़ा बीमारी है, एलर्जी बड़ा बीमारी है, ये फैलता है नहीं फैलता है। एलर्जी एक बड़ा सा ग्रुप है। एलर्जी कौन सा ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। जैसा फेफड़े का एलर्जी को आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलो या आस्थमा बोलो, एक ही बात है। सो एलर्जी एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे आस्थमा एक छोटा सा हिस्सा है। और दूसरी बात है, काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं आस्थमा हो गए तो घर में फैल जाता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आस्थमा कोई कंटेजियस डिसीज नहीं है, कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। ये मौसम बदलने से या धूल मिट्टी से एक्सपोजर होने से, या काफ़ी बार अगरबत्ती, मोमबत्ती, या घर के अंदर जो तड़का लगाते हो, कोई भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, जिससे आपको काशी, बलगम, प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर आपको आस्थमा है, आपका फैमिली मेंबर्स को होने के चांसेस नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर होता है, घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आस्थमा में मरीज उनके साथ कांटेक्ट पे आ रहा है तो उनको ज़रूर वो वायरल इन्फेक्शन पकड़ लेता है, बिकॉज उनका लंग्स थोड़ा वीक है, जिस वजह से उनका लंग जल्दी वायरल इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इसलिए हम सारी आस्थमा मरीज को हर साल हम बोलते हैं फ्लू शॉट ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरी बात, इनहेलर्स के लिए जो स्टिग्मा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब इनहेलर लेते हो काफ़ी बार ये सोचता है इनहेलर का आदत पड़ जाता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इनहेलर एक ऐसा तरीका है जिसमें कम से कम डोज आपको बॉडी में सीधा सांस की नली में पहुंचवाने का तरीका है। अगर आपका आस्थमा बिल्कुल माइल्ड है, आपका इनहेलर ज़्यादा दिन के लिए दिया नहीं जाएगा। कभी कभी काफ़ी बार पेशेंट्स होता है जो माइल्ड आस्थमा पेशेंट्स होता है, वो 1 से 2 हफ्ते ही इनहेलर का ज़रूरत पड़ता है। जो मॉडरेट टू सीवियर आस्थमा होता है उनको जब मौसम बदलता है या ठंडी ठंडी मौसम में पूरा ज़रूरत पड़ता है। सिर्फ 3% आस्थमा पेशेंट्स होता है जो सीवियर आस्थमा बोला जाता है, जिसको साल भर इनहेलर का ज़रूरत पड़ता है। और दूसरी बात, इनहेलर कोई एडिक्टिव नहीं है, और कल का डेट पर आप इनहेलर छोड़ दिया आपको ऐसा जो मेजर तकलीफ नहीं होता है। बट आस्थमा का सिम्टम्स ज़रूर रिकरेंस आता है अगर आपका आस्थमा कंट्रोल पे नहीं। अगर आपका आस्थमा कंट्रोल्ड है और अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन आपको बाकी चीज़ भी जो करना होता है जिसमें लंग का कैपेसिटी बढ़ा सकता है, जैसे योगा, प्राणायाम, ये सब कुछ करके आप अगर आस्थमा कंट्रोल पे रखोगे, इनहेलर का ज़रूरत भी कम पड़ जाता है। धन्यवाद। वी केयर अबाउट यू।